हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी फिगर्स और ग्राफ है पार्ट 1 बुक के, वो सारा का सारा ग्राफ एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, जिसमें कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में ये कुछ फिगर्स हैं जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है और ये कभी कभी ड्रॉ करने के लिए पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज से टूवर्ड्स द चार्ज होता है, ये भी आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, मीन्स कभी कभी ड्रॉ करने को मिल सकता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दो सेम तरीके के चार्जेस अगर आपको दे दिया जाए और इससे ग्राफ पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो आप इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। और ये नेगेटिव रहेगा तो भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, बस टूवर्ड्स दी चार्ज हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि इसमें से चार्जेस के अमाउंट अगर चेंज होंगे तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर एकदम बीच से ये सिमेट्री दिख रहा है, मतलब दोनों साइड एक जैसा फिगर है, लेकिन अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल अमाउंट के नहीं होते तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं रहता। जिधर चार्ज ज़्यादा रहेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और ये डाइपोल के लिए ये फिगर इंपॉर्टेंट है कि डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे वेरी करती है, ठीक है, ये आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पर जाती है, तो फिर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ये कंबाइंड हो जाती है, ठीक है। और अगर इस पर किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दिया जाएगा तो वो इसी पाथ को फॉलो करते हुए उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। अगले डेरिवेशंस के लिए ये फिगर इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि एक्सियल एक्सिस पर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो, तो उसके लिए ये फिगर याद रखना है। उसमें आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज से फील्ड ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज की ओर है और पॉजिटिव चार्ज से अवे है। इसमें डिस्टेंस लिखेंगे तो डिस्टेंस सेंटर से मेजर करेंगे, ठीक है। इससे आर है और इतना डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे, आर माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना ए है तो आर माइनस ए और आर प्लस ए, ये डिस्टेंस याद रखेंगे। यही आपका फार्मूले में डेरिवेशन में काम आता है। बिल्कुल इसी तरीके से इक्वेटोरियल में यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब इक्वेटोरियल का डेरिवेशन करेंगे तो उसमें ये फिगर बनाएंगे और उसके साथ ही कंपोनेंट याद रखना है कि कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, तब जा कर के कॉस थीटा जुड़ जाएंगे और साइन थीटा वाले इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल डेरिवेशन इसी को सिंप्लीफाई करने से आता है, ठीक है। और उसके बाद डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वो फोर्स एक टॉर्क क्रिएट करता है। तो टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉर्क जो आपका P क्रॉस E आता है, ठीक है, इससे आप पी ई साइन थीटा, ये टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ये पी ई साइन थीटा जो टॉर्क मिलेगा ये आपको ध्यान से याद रखना है। अब इसमें दो कंडीशन है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम को बताता है। इसका मतलब देखिए, डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल एक सिस्टम है दो चार्जेस का इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको कि हम P डिफाइन करते हैं चार्ज इनटू डिस्टेंस से, ठीक है। तो इस डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, पैरेलल है। तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, एनर्जी यहाँ पे मिनिमम मिलेगी। अगले चैप्टर से एनर्जी का फॉर्मूला भी पढ़ते हैं जो कि -P.E आता है, P E cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से दो इक्विलिब्रियम बनता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल कब होगा? जब P और E अपोजिट होंगे, ठीक है। स्टेबल कब होगा? जब P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज P का डायरेक्शन होता है और E का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आप ड्रॉ करेंगे ऐसे ही दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो स्टेबल और अपोजिट रहेंगे तो अनस्टेबल, ठीक है। अगला है डेरिवेशन करते समय गॉस लॉ में ये फिगर याद रखते हैं। यहाँ से आप गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो कि सिलिंड्रिकल शेप का लेते हैं, फिर इससे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलता है कि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे सेम हो जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे फ्लक्स E.A से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होने की वजह से जो दो सरफेसेस है यानी टॉप और बॉटम, इन दोनों से फ्लक्स 0 मिलता है। तो कुल मिलाकर के 2πRh यही आप यूज करेंगे इसका गॉसियन सरफेस का एरिया। उसके बाद आप इसको रिप्लेस करके डिराइव करेंगे तो ये फार्मूला आएगा। यहाँ से आप इसको ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x में इस तरीके का ग्राफ मिलता है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद प्लेन शीट से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव करते हैं तो ये फिगर ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आप ड्राइव करेंगे
और ये गॉसियन सरफेस रेक्टेंगुलर यहाँ पर लिया गया है, क्यूबॉइड शेप का। आप चाहें तो सिलिंड्रिकल लेकर के भी कर सकते हैं, सेम फार्मूला आएगा, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल से जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे भी गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल शेप में बनाते हैं, तो इसका फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आता है। ठीक है, इसको डिराइव करने के बाद यहाँ से 3 केस बनेगा कि इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इनसाइड रहेंगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि उस केस में कोई चार्ज ही नहीं है अंदर, तो फिर 0, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पे है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, और जैसे ही सरफेस पे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला और ग्राफ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ था पोटेंशियल में कि जो पॉइंट चार्ज है अगर उसको आप डिफरेंट पाथ से लेकर के जाएंगे तो इसमें जो वर्क डन होगा वो सेम होगा, क्योंकि वर्क डन फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, डेल्टा वी पर, न कि पाथ पे। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए ऐसा आप बोल सकते हैं कि वो जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होते हैं ये आप बताइए कमेंट में अगर आपको पता है तो। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसको जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के डिस्टेंस के, और पोटेंशियल सिर्फ डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसके बाद फोर्स और पोटेंशियल में जब आप देखेंगे तो ये भी 2 क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब टोटल 4 क्वांटिटी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2 वेक्टर हैं और 2 स्केलर हैं, ये याद रखना है। और भी एक पॉइंट याद रखना है कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 2 चार्जेस के बीच में होगा, यानी एक अकेला चार्ज फोर्स नहीं लगा सकता और एक अकेले चार्ज का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, इसलिए इसमें Q1 Q2 आएगा फार्मूले में। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर। लेकिन इसमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही चार्ज से होता है, यानी एक सिंगल चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे आप निकाल सकते हो, इसलिए इसमें केवल एक Q आ रहा है। ठीक है, Q1 Q2 नहीं आता है। ये चारों एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पिलर है, इसको आप एकदम अच्छे से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में ज़रूर यूज होगा। उसके बाद जब आप पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करते हैं डाइपोल से तो ये फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसमें आपको ये जो डिस्टेंस आर है इसको कैलकुलेट करके लिखना पड़ता है। ठीक है, एक लंबा सा कैलकुलेशन है अप्रॉक्सीमेशन के साथ, उसको आप डायरेक्ट याद करके जाएंगे। ठीक है, तभी आप लिख पाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा। और उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पॉइंट चार्ज से कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल क्यों होता है, क्योंकि स्फेरिकल शेप में हर स्फेयर पे पोटेंशियल आपको इक्वल मिलता जाता है। ठीक है, इसलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से बनता है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे वर्क डन अलॉन्ग इक्विपोटेंशियल सरफेस 0 मिलेगा, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस से जब आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। और इसमें रिलेशन जो है कि dV/dr ये बहुत यूजफुल रिलेशन है, इसके हेल्प से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो आपको इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे, यानी प्लेन जैसा सरफेस मिलेगा। ठीक है, अब 2 पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तो इस तरीके का इक्विपोटेंशियल मिलेगा, और अपोजिट चार्ज रहेंगे तो इस तरीके का इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। ये सब आपके बुक में दिया हुआ है, इसको ज़रूर से पढ़ें। उसके बाद जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, वहाँ पे भी आप ये फिगर ड्रॉ करते हैं जिसमें कि एक डाइपोल है। तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी इसका जो चार्ज है वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाया गया है। ठीक है, P, ध्यान से देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे P, वेक्टर P। और उसके बाद आगे चलेंगे तो फिर इसमें डिराइव करने के लिए आप क्या करते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, तो -P.E आता है जो कि -Pe cos थीटा आता है।
और जो कि टॉर्क से कैसे अलग है ये आप देख सकते हैं। टॉर्क में पी क्रॉस ई आता है, यानी पी ई साइन थीटा आता है, इसमें पी डॉट ई आता है, पी ई कॉस थीटा आता है। ठीक है, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कंडक्टर की जो कि फिगर दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सारा का सारा चार्ज कंडक्टर को जब आप देते हैं तो वो सब सरफेस पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये फिगर जो है वो कैविटी को दिखाया गया है कि अगर कोई कैविटी है किसी कंडक्टर के अंदर तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा और चार्ज डेंसिटी भी जीरो रहेगी और पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल जीरो नहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि एक चार्ज को यहाँ से यहाँ अगर आप लेकर के जाएंगे तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पोटेंशियल सेम है। ठीक है, यानी दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। आप निकाल के देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मिलेगा, तभी तो वर्क आपको जीरो मिल पाएगा। ठीक है, इनसाइड कैविटी की बात हो रही है, ये इनसाइड कैविटी है और ये प्रॉपर्टीज़ डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी है, जैसे इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, डेंसिटी चार्ज की जीरो है, पोटेंशियल इक्वल है और सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम है जो कि सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आती है। और ये एन कैप जो है वो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का, यानी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो आप एक छोटा सा सरफेस इमेजिन करेंगे तो इससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मिलेगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि फिगर के फॉर्म में दी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद डाइलेक्ट्रिक के लिए कुछ दी हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, जिसको ई इनसाइड बोल रहे हैं। तो फिर ये दोनों मिल करके इनसाइड में एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग होता है। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों मिल करके एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, और वो कि दोनों का रिजल्टेंट जीरो मिलता है। अगर ऐसा होता है कंडक्टर में तो वो कंडक्टर कहलाएगा, सॉरी मतलब अगर ऐसा होता है तो वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो डाइलेक्ट्रिक है। मतलब उसमें जो इनसाइड और आउटसाइड के नेट फील्ड है वो इक्वल और अपोजिट नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए वो क्या डाइलेक्ट्रिक में एक पोलराइजेशन हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, जिसके वजह से डाइपोल एक पोलराइज्ड हो जाता है। अब कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका फॉर्मूला इक्विवेलेंट ये आएगा और पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये आएगा। ठीक है, सबको पता है, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। और ओम्स लॉ से डेविएशंस, अब देखिए ग्राफ आता है तो ये अभी तक का पहला ग्राफ है जो इस बुक में आया हुआ है। ठीक है, इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में 2-3 ग्राफ और आए थे इंटेंसिटी और डिस्टेंस वेरिएशन का। तो यहाँ पे आप ग्राफ देखेंगे तो ओम्स लॉ से डेविएशंस को रिप्रेजेंट करता है। डेविएशन का मतलब ओम्स लॉ तो कहता है कि V अपॉन आई आर के बराबर होना चाहिए। तो जिस कंडक्टर या जिस मटेरियल के लिए V अपॉन आई आर के बराबर नहीं आएगा वही ओम्स लॉ से डेविएशन होगा, और बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब स्लोप एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि y अपॉन एक्स अगर m के बराबर आ रहा है यानी कॉन्स्टेंट स्लोप मिल रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, ये डायोड के लिए है जो कि लास्ट वाले चैप्टर में आपने और अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्लोप जो है हर पॉइंट पे वो बदल रहा है। ठीक है, इसलिए ये ओम्स लॉ से डेविएशन है। इसी तरीके से कुछ ऐसे कंडक्टर हैं या कुछ ऐसे मटेरियल हैं जैसे कि ये सेमीकंडक्टर ये है। ठीक है, तो गैलियम आर्सेनिक का। अब इसके बाद यहाँ पे आपको दिखता है कि इसमें 3 रीजन है। तो एक रीजन है जहाँ पे कुछ ये ग्राफ लीनियर है यानी कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। उसके बाद नॉन लीनियर रीजन है, यहाँ पे स्लोप इक्वल नहीं है, स्लोप यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर नेगेटिव रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, क्योंकि स्लोप यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है। स्लोप नेगेटिव ऐसे होता है और पॉजिटिव स्लोप ऐसे कर्व का होता है। ठीक है, तो ये 3 रीजन दिखाया गया है जिसमें कि अलग अलग स्लोप मिल रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसमें कि टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा को जस्टिफाई किया गया है कि कुछ मटेरियल्स हैं ऐसे हैं जिसके लिए रजिस्टिविटी टेम्परेचर का फंक्शन ऐसे मिलता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी बढ़ रहा है, साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये लीनियर फॉर्म में नहीं बढ़ रहा है, जबकि ये फार्मूला हमको लीनियर देता है। इसका मतलब कि अगर कुछ मेटल्स हैं जैसे कॉपर है यहाँ पे दिया है, तो कॉपर के लिए ये काफ़ी फास्ट इंक्रीमेंट है, ये लीनियर वेरिएशन नहीं है। लेकिन नाइक्रोम के लिए ये लीनियर वेरिएशन है। और कुछ और जैसे सेमीकंडक्टर है तो उसके लिए ये नेगेटिव ही है, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टिविटी घट रही है। आप देखिए ये स्लोप कम हो रहा है, इसका मतलब स्लोप एक्चुअली में नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पे रजिस्टिविटी घट रही है टेम्परेचर बढ़ने पर। ठीक है, तो अल्फ़ा यहाँ पे नेगेटिव है, अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव है।
और बाकी यहाँ पे अल्फ़ा पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। यहाँ पे अल्फ़ा पॉजिटिव है लेकिन ये बदल रहा है, ठीक है, वेरी कर रहा है, ठीक है, स्लोप जो है। अब देखिए उसके बाद दो सेल को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला ये बनता है, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे माइनस को प्लस से जोड़े रहेंगे तभी ये ऐड होगा, अगर प्लस को माइनस से जोड़ देंगे तो फिर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर दोनों बराबर ईएमएफ के सेल को अगर आपने गलत जोड़ दिया, यानी माइनस को प्लस से माइनस से ही जोड़ दिया, तो दोनों का रिजल्टेंट 0 मिल जाएगा, ठीक है। अगर दोनों अपोजिट जोड़ दिया तो यहाँ पे सही जोड़ा गया है, माइनस को प्लस से जोड़ा गया है, इसलिए ईएमएफ ऐड हुआ है। अब पैरेलल का भी रूल यही है कि पैरेलल में आपको करंट, रिजल्टेंट करंट जो ऐड होकर के मिलेगा वो एक ही मिलेगा और अलग अलग ब्रांचेस में आपको करंट अलग अलग मिलेंगे। तो यहाँ से आप ओम्स लॉ लगा सकते हैं एक इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, V अपॉन R इज इक्वल टू आई, यानी E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, जो कि V अपॉन R जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये सारे फार्मूला है। और व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज का बहुत अच्छा डायग्राम है, सिंपल आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसमें जब रेजिस्टेंसेस के रेशियो बराबर हो जाते हैं तो फिर बीच वाले ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करता है, ये सबको पता है। यहाँ पे करंट 0 हो जाता है, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन। और फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पहुँचते हैं तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिगर, क्योंकि इस इक्वेशन से आपको बार बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द प्लेन होता है, तो इसमें अगर कोई पॉजिटिव चार्ज एंट्री कर रहा है तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज एंट्री कर रहा है तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, यानी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद रेडियस का फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो या फिर अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो फिर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, ये आपको बताना है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये वेक्टर रूल है, यानी कि अगर आपने राइट हैंड रूल सीखा हो तो पहले वेलोसिटी के अलोंग फिंगर्स को अलाइन करेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड बेंड करेंगे तो थंब का डायरेक्शन जो है वो फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, ये रूल है क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। और परपेंडिकुलर जब एंट्री करेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलरली एंट्री किया है मैग्नेटिक फील्ड के, तो कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, तो यहाँ पे वो घूमने लगेगा। और जब वो रोटेट करेगा तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के बराबर होगा, तो उसके रेडियस का फॉर्मूला आपको ये मिलेगा बैलेंस करके, ठीक है। इस पर बहुत न्यूमेरिकल मिलेगा।